नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सत्ता और सियासत। सियासत हर दिन जैसे बदलती है, वैसे ही बदलाव सत्ता में भी देखने को मिलता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कई बड़े बदलाव का साक्षी रहा है। समान नागरिक संहिता विधानसभा की मंजूरी के बाद कानूनी रूप ले चुका है। राज्यपाल की मंजूरी सिर्फ औपचारिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल की सदस्य प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब छानबीन समिति ने दे दिया है। एक अन्य मंत्री लखन पटेल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के चलते पशुपालन एवं डेयरी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्हें गंवाना पड़ा। राज्य में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी इस दौरान हो गई। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अनुराग जैन का सेवा वृद्धि वाला कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। उनके पास 30 अगस्त तक का समय था, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें नीति आयोग का सीईओ बना दिया। 2 साल का कार्यकाल उन्हें दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसी अफसर को पहली बार यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने विश्लेषण के साथ रखेंगे अपनी बात। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। अशोक बर्णवाल राज्य के 36वें मुख्य सचिव हैं। बर्णवाल मूलतः झारखंड के निवासी हैं। उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा 2018 में उस वक्त हुई जब कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने बर्णवाल को ही अपने प्रमुख सचिव के तौर पर चुना। बर्णवाल शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव के तौर पर भी काम कर चुके थे। मुख्यमंत्री सचिवालय में उस वक्त प्रमुख सचिव थे। यह जो है कि आप शिवराज जी के साथ भी हैं और कमलनाथ जी ने भी रखा है, यह इस बात को बताता है कि बर्णवाल की निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। उनकी निष्ठा अपने काम और सरकार के साथ रहती है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बर्णवाल का चयन नए मुख्य सचिव के तौर पर किया। बुधवार को जैसे ही अनुराग जैन को नीति आयोग में सीईओ बनाने का आदेश आया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोक बर्णवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने का फैसला कर लिया। आईएएस की वरिष्ठता सूची में चौथे नंबर पर बर्णवाल का नाम आता है। पहले नंबर पर अनुराग जैन है। इसके बाद राजेश राजोरा का नाम है। राजोरा इस बार भी मुख्य सचिव की दौड़ में पिछड़ गए। तीसरे नंबर पर मनोज गोविल है। मनोज गोविल भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरीट में सचिव समन्वय का काम देख रहे हैं। इसके बाद बर्णवाल का नाम आता है। बर्णवाल को मुख्य सचिव बनाने के लिए सरकार को ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ा। अनुराग जैन भी यही चाहते थे। दिल्ली का संदेश भी यही था। अब बर्णवाल आवश्यकता अनुसार अपनी टीम में बदलाव भी करेंगे। बर्णवाल का रिटायरमेंट अगले साल जनवरी में है। देखा जाए तो उनके पास 6 माह से कुछ दिन अधिक का ही समय है। यहाँ इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार बर्णवाल को भी सेवा वृत्ति देगी। दूसरी ओर अनुराग जैन आगे 2 साल अपनी सेवाएं नीति आयोग में देते रहेंगे। मध्य प्रदेश में इतनी लंबी सेवा वृद्धि पहले किसी अफसर को नहीं मिली है। 1 साल मुख्य सचिव के तौर पर, अब 2 साल नीति आयोग में सेवा वृद्धि के साथ काम करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा समान नागरिक संहिता का है, जो पिछले दिनों घटा। यद्यपि मध्य प्रदेश से पहले उत्तराखंड और गुजरात और असम में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में यह मुद्दा संवेदनशील इसलिए भी था कि राज्य में 20% आबादी आदिवासियों की भी है। उनका अपना पर्सनल लॉ है, अलग परंपरा है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी कमेटी के सामने चुनौती यही थी कि वो कम समय में आदिवासियों की रीति नीति का अध्ययन कर ऐसे प्रावधान करे जो उनके हित प्रभावित ना करे। समिति द्वारा तैयार किए गए कानून में कांग्रेस के पास विरोध के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कांग्रेस के सदन में 2 अल्पसंख्यक विधायक भी हैं। इनका विरोध स्वाभाविक है।
वैसे भी मामला जब अल्पसंख्यक हित का होता है तो कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हो ही जाती है। समान नागरिक संहिता सिर्फ धर्म विशेष में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को रोकने का प्रयास ही नहीं है। मध्य प्रदेश में इस कानून के तहत लिव इन रिलेशन को भी कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट लिव इन को कानूनी दर्जा पहले ही दे चुका है। मध्य प्रदेश में सिर्फ लिव इन का पंजीयन अनिवार्य किया है। सरकार को का जो जोर है सरकार का, वो कानूनी रिश्ते पर है। लिव इन में जन्म लेने वाली संतान के भी अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। इस प्रावधान से रिश्ते में रह रहे जोड़ों को भी कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जिससे सतना जिले में रहने वाली जो बागरी समाज के लोग हैं उसको सीधा लाभ उनको मिलने वाला है। सालों से लंबित समस्या सिर्फ एक आदेश और एक मामले से हल हो गई। यह मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़ा हुआ है। प्रतिमा बागरी सतना जिले की रेगांव विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनी गई और सीधे मंत्रिमंडल में अपनी जगह भी बना ली। रेगांव विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का आरोप था कि प्रतिमा बागरी राजपूत हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी अहिरवार ने कई सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जांच करने वाली छानबीन समिति के समक्ष मामला निपटारे के लिए भेज दिया। छानबीन समिति ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अहिरवार की आपत्ति को खारिज कर दिया। छानबीन समिति ने पाया कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति समाज में से जो आने वाला जो बागरी समाज है अनुसूचित जाति वर्ग का, उस समाज से वो आती है। अब हम बताते हैं कि इस आदेश से क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के बागरी समाज को कैसे लाभ मिला। क्षेत्र में निवास करने वाले बागरी समाज के शीर्ष पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को यह साबित करना होता था कि वह राजपूत ठाकुर नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग का ही है। ऐसे में जो जिले में लगभग 18,000 लोग हैं, ऐसे पूरे जिले में, सतना जिले में हर विधानसभा चुनाव के वक्त भी बागरी समाज की जाति को लेकर स्पष्टता ना होने के का जो मुद्दा है, आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है, आरक्षित वर्ग को लेकर जो मुद्दा हर चुनाव में उठता था, क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं थी। उसमें क्लियरिटी इसलिए नहीं थी कि वो उस जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि बागरी वही अनुसूचित जाति में है जो राजपूत समाज या ठाकुर नहीं है। इसके कारण ये हमेशा भ्रम होता था कि और इस पर सवाल उठते थे। इसके बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाती थी कि कौन से बागरी राजपूत हैं और कौन से अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। प्रतिमा बागरी के दादा जुगल किशोर बागरी की जाति पर भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए। वे 5 बार विधायक चुने गए थे। जुगल किशोर बागरी पर भी गैर आरक्षित वर्ग से होने के आरोप लगे। 12 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की जिला शाखा सतना द्वारा मध्य प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 के सह पठित प्रावधान के तहत जुगल किशोर बागड़ी और शिवदयाल बागड़ी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि ये दोनों विधायक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुने गए हैं, जबकि सतना जिले में बागरी अथवा बागड़ी जाति अनुसूचित जाति वर्ग में अधिसूचित नहीं है। शिवदयाल बागरी पन्ना जिले के गुन्नौर से विधायक चुने गए। इनके नाम का उल्लेख प्रतिमा बागरी ने भी छानबीन समिति को दिए अपने बयान में किया है और कहा कि ये सभी आरक्षित वर्ग से हैं। दिलचस्प यह है कि राज्यपाल ने अभ्यावेदन में उठाए गए तथ्यों पर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सतना जिले में बागरी अथवा बागड़ी अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। चुने गए ये विधायक आरक्षित वर्ग की श्रेणी में हैं या नहीं।
राज्यपाल के बार बार पत्र लिखने के बाद भी उनके अधीन काम करने वाली सरकार के मुख्य सचिव ने बागड़ी जाति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। निर्वाचन आयोग को भी राज्यपाल की ओर से पत्र लिखा गया। निर्वाचन आयोग को यह मत देना था कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत इन दोनों विधायकों को का जो निर्वाचन है निरस्त किया जा सकता है या नहीं। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल के पत्र पर कोई मत नहीं दिया। निर्वाचन आयोग का जवाब पिछले साल 20 मार्च 2025 को आया। आयोग का कहना था कि ये दोनों जिस 15वीं विधानसभा के सदस्य थे उसका कार्यकाल दिसंबर 2023 में ही खत्म हो गया है। इस कारण याचिका की मांग अनुसार सदस्य को अयोग्य किए जाने का सवाल अब उठता ही नहीं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 22 अप्रैल 2025 को याचिका निरस्त कर दी। इस याचिका में 2007 की उस अधिसूचना में सतना जिले के लिए खास तौर पर उल्लेख किया गया है जो राज्यपाल का आदेश है, और कहा गया है कि यहाँ निवास करने वाले वही बागड़ी अथवा बागड़ी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं जो ठाकुर या राजपूत नहीं है। प्रतिमा बागड़ी, जुगल किशोर बागड़ी और शिवदयाल बागड़ी सभी में एक बात समान रूप से उठाई गई कि ये वो बागड़ी या बागड़ी नहीं है जो अनुसूचित जाति में आते हैं। ना तो शिकायतकर्ता अब तक इस बात को सामने ला पाए हैं कि प्रतिमा बागड़ी अथवा जुगल किशोर बागड़ी जो बागड़ी परिवार के जो उनके रिश्ते हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते किन लोगों के बीच में होते हैं, और इसी पर यह तय होगा कि वो राजपूत हैं या बागड़ी जो अनुसूचित जाति वाली है वही वो बागड़ी हैं। प्रतिमा बागड़ी द्वारा छानबीन समिति को दिए गए जवाब में भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बागड़ी ने जो कहा उससे क्षेत्र का उच्च वर्ग ठाकुर एवं ब्राह्मण जरूर नाराज हो गया। बागड़ी ने अपने बचाव में कहा कि सवर्ण और उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण ठाकुर आज भी बागड़ी जाति के लोगों के घरों में पका भोजन ग्रहण नहीं करते और जातिगत भेदभाव रखते हैं। प्रतिमा बागड़ी का यह तर्क हैरान करने वाला है, क्योंकि इस तरह की बात यदि मंत्री कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ही हैरान करने वाला है। वे राज्य की जिम्मेदार मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में आज भी इस तरह का जातिगत भेदभाव हो रहा है तो यह एक गंभीर मामला है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस फैसले की जिसने लोगों को चौंका दिया। एक ही सवाल सभी की जुबान पर है और आंखों में है कि आखिर हुआ क्या। लखन पटेल से अचानक पशुपालन एवं डेयरी विभाग लेकर आनंद विभाग क्यों दिया गया। लखन पटेल 2 बार के विधायक हैं। पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ने ही उन्हें मंत्री बनाया। लखन पटेल पथरिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। दमोह जिले के दिग्गज नेता जयंत मलैया के स्थान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल में जिले के 2 चेहरों को स्थान दिया। उनमें एक लखन पटेल का चेहरा है। तो लखन पटेल को जो है स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें पशुपालन एवं डेयरी जैसा वजनदार एवं महत्वपूर्ण विभाग भी दिया गया। महत्वपूर्ण इसलिए कि सरकार की प्राथमिकता में गाय है, गौशालाएं हैं, ये आदि आदि। लेकिन अचानक उनका विभाग बदल दिया गया। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को लखन पटेल से पशुपालन विभाग लेकर अपने पास रखना पड़ा। उन्हें आनंद विभाग दिया गया जिसका कोई अधिकारी किसी जिले में नहीं है। पटेल से पहले इसी तरह नागर सिंह चौहान का विभाग भी बदला गया था। तब मुख्यमंत्री ने उनसे विभाग लेकर रामनिवास रावत को दिया था। वन विभाग था उनके पास जो उनसे लिया गया था। रावत कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उपचुनाव लड़ने जा रहे थे। उपचुनाव में रावत हार गए, विभाग मुख्यमंत्री के पास आ गया, अभी भी है। नागर सिंह चौहान से वन विभाग लिए जाने के पीछे वन भूमि पर खनन की अनुमति का मामला चर्चा में आया था। पटेल का विभाग बदला तो 2 वजह सामने आ रही हैं अभी भी। पहली वजह दुग्ध संघ से जुड़ी हो सकती है। दुग्ध संघ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और डेयरी बोर्ड का समझौता है। समझौते के अनुसार राज्य सरकार की कोई राज्य सरकार की कोई दखल जो है इसके कामकाज में नहीं होगा। दुग्ध संघ में डेयरी बोर्ड के काम में दखल के कारण ही पहले भी जो आईएएस अधिकारी गुलशन बामरा उनका विभाग
सरकार ने बदल दिया था, उन्हें हटा दिया था इसी विभाग से। अब मंत्री हटे हैं, तो यही कारण बन रहा होगा, ये अनुमान है। दूसरा कारण जो चर्चा में है वह है स्वावलंबी गौशाला की स्थापना से जुड़ा हुआ मामला। वो भी संभव है कि उसके कारण उस हटाए गए हों। मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र में भी योजना के तहत गौशाला खुलना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की योजना भी बनी है कि उनको बुलाया जाएगा। फिर अचानक पटेल विभाग से बाहर हो गए। कहानी ऐसी है, सरकार ने कुछ माह पहले इन गौशाला की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से प्रस्ताव बुलाए थे। प्रदेश में लगभग 20 जिलों में ये गौशाला स्थापित की जानी है। इसके लिए सरकार ने जो है जमीन भी आरक्षित की है हर जिले में। 125 एकड़ से लेकर 325 एकड़ तक जमीन लीज पर दी जानी है। विवाद की कहानी मई में शुरू हुई थी। स्वावलंबी गौशाला योजना के निवेशकों और सामाजिक संगठनों ने गौ संवर्धन बोर्ड के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर प्रवीण शिंदे पर अभद्रता करने और जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए थे। 27 मई 2026 की बैठक थी, जिसमें डॉक्टर शिंदे ने कहा निवेशकों से, प्रमुख सचिव 2 महीने के मेहमान हैं, मंत्री का कुछ पता नहीं कि कितने दिन रहेंगे, और सीएम के जाने का भी चल ही रहा है। विभाग में काम करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो टेंडर कभी भी निरस्त कर देंगे। मामले में ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार दीक्षित ने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की। ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने ही भोपाल में गौशाला संचालन का टेंडर लिया है। शिकायत के अनुसार 27 मई 2026 को बल्लभ भवन के कमरा नंबर E205 में स्वावलंबी गौशाला योजना के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें पशुपालन मंत्री लखन पटेल और विभाग के प्रमुख सचिव के साथ वे निवेशक इसमें शामिल हुए थे, जिन्हें शासन द्वारा LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया, वही लोग इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद डॉक्टर शिंदे की अध्यक्षता में एक और बैठक रखी गई। इसमें निवेशकों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी विभागीय स्तर पर हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर डॉक्टर शिंदे आक्रोशित हो गए। उन्होंने निवेशकों से कहा, यदि विभाग में काम करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। हमें तो विभाग में 9 साल रहना है, ये लोग तो कुछ ही समय के मेहमान हैं। हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम कभी भी टेंडर निरस्त कर देंगे। यह शिकायत दिल्ली से लेकर नागपुर तक हुई। शिकायत की गाज अभी तक लखन पटेल पर ही गिरी है। आगे कुछ और लोग जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगले एक्शन की। मुख्यमंत्री ने जिस तरह अचानक अपने मंत्री लखन पटेल का विभाग बदला, उसी तरह टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को भी बदल दिया। मुख्यमंत्री 17 जुलाई को टीकमगढ़ की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान 2 अप्रत्याशित घटनाएं हुई। पहली, ओबीसी महासंघ के कथित पदाधिकारियों द्वारा काले झंडे दिखाने की थी। दूसरी घटना टीकमगढ़ से रवाना होने के लिए जब मुख्यमंत्री हेलीपैड पर जा रहे थे, उस वक्त उनका काफिला रोकने की हुई। मुख्यमंत्री का काफिला रोकने वाला कोई और नहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक ही थे। काफिला रोककर गाड़ी से मुख्यमंत्री को उतारकर कंट्रोल रूम का उद्घाटन कराने वाले टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने बच्चों का सहारा लिया था। मुख्यमंत्री सहजता से मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे, बच्चों के साथ फोटोशूट भी कराया और वापस भोपाल आ गए। रविवार को अवकाश के दिन मंडलोई को टीकमगढ़ से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया। मंडलोई का कृत्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, प्रशासनिक कदाचार की श्रेणी में भी आता है। मुख्यमंत्री चाहते तो मंडलोई को तत्काल निलंबित भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ तबादला किया गया। सरकार के पास विभागीय जांच का विकल्प खुला हुआ है। मध्य प्रदेश में अचानक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने की कोशिश हो रही है। टीकमगढ़ का हमने जिक्र आपसे किया। 20 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। इसी दिन भोपाल में ओबीसी महासभा के जो बैनर तले सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन
किया गया। यह प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब हाई कोर्ट आरक्षण के लंबित मुद्दे के निपटारे के लिए रोज सुनवाई कर रहा है। जिस दिन प्रदर्शन था उस दिन भी जबलपुर हाई कोर्ट में बेंच सुनवाई कर रही थी। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के हल के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ माह पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक में सभी दलों के बीच सहमति भी बनी कि मामले में कोई नया अवरोध पैदा न किया जाए, लेकिन अचानक सड़कों पर विरोध चौंकाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, खुद ओबीसी हैं। पिछड़ा वर्ग महासभा आंदोलन करने वाली संस्था है, ओबीसी वो भी उसी वर्ग की है। जाहिर है कि संस्था के कर्ता धर्ता वो लोग हो सकते हैं जो डॉक्टर मोहन यादव से दूरी बनाकर चलते हैं। यह जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य प्रभावशाली नेताओं का पैंतरा भी हो सकता है कि ओबीसी के जो दूसरे नेता उनका कोई दांव हो। यदि सही है तो पैंतरा गलत समय पर खेला गया। कोर्ट जब सुनवाई कर आगे बढ़ रही हो तब कोई भी सरकार उसमें व्यवधान डालना नहीं चाहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तो 16 साल से बंद पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की है। पदोन्नति का मुद्दा भी कानूनी और तकनीकी मामलों में उलझा पड़ा था। हजारों कर्मचारी पदोन्नत हो गए, उनके पद के साथ लगा प्रभारी भी अब हट गया है। जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन भी पद और उसके वेतनमान के अनुसार निर्धारित की जाएगी। पदोन्नति को लेकर कोई गुस्सा, नाराजगी सामने नहीं आई है। सामान्य हो या आरक्षित वर्ग से सभी खुश हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मसला भी शायद अगले चरण में सुलझ जाए। अब बात करते हैं दतिया के विधानसभा उपचुनाव की। उपचुनाव के लिए वोट 30 जुलाई को डाले जाएंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। कुल 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें से अधिकांश दतिया विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास ही नहीं करते। फिर भी सवाल उठता है कि ये उम्मीदवार हैं कौन, दतिया में उपचुनाव लड़ने क्यों आए हैं। दतिया के अलावा अन्य जिलों के निवासी भी इस चुनाव के मैदान में हैं। ये जिले इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, शिवपुरी, दमोह, छतरपुर और नरसिंहपुर हैं। यह इतनी जगह से लोग दतिया गए हैं विधानसभा का उपचुनाव लड़ने। विधानसभा क्षेत्र बुदनी के निवासी धर्मेंद्र सिंह पवार निर्दलीय हैं। भोपाल से चुनाव लड़ने संजना किन्नर दतिया पहुंची हैं। इंदौर निवासी जितेंद्र मांझी आपका गणतंत्र पार्टी से हैं। राष्ट्रीय समानता दल से चुनाव लड़ने वाले राम सिंह कुशवाहा शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। कुल 3 कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12% वोट कुशवाहा है। जाटव अहिरवार भी लगभग 15% हैं। केवल एक अहिरवार उम्मीदवार मैदान में है, सुरेश अहिरवार। यह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दतिया के ही रहने वाले हैं। दिलचस्प यह है कि 15% ब्राह्मण वाली इस सीट पर सिर्फ एक ही ब्राह्मण उम्मीदवार है, वह है भाजपा के आशुतोष तिवारी। जाहिर है कि इस वर्ग के वोटों का विभाजन होने का खतरा वहां नहीं है। जबकि ठाकुर कई चुनाव लड़ रहे हैं। शुभम राजपूत भारतीय सभ्यता पार्टी से हैं। राघवेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह निर्दलीय हैं। आजाद क्रांति पार्टी से देवेश परिहार मैदान में हैं। आजाद समाज पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं। जो आजाद समाज पार्टी है उससे दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंदरगढ़ के निवासी हैं। सीट पर सिर्फ 7% आदिवासी वोट हैं। जो लोग अन्य जिले से आकर दतिया में उपचुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना कोई लाभ, हानि या गणित होगा जिसके कारण वो इस चुनाव के मैदान में है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।